नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। जो पूर्व में हमारी बात आप लोगों से हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामांकन है वो भिन्न भिन्न तरह का दिखाई देता है। उस भिन्नता को हम समझे थे और ये भी समझे थे कि आखिर क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्यों सिंधु सभ्यता कहा गया, या क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता ये एकाएक प्रकट नहीं हुई, बल्कि एक कई छोटी छोटी संस्कृतियों के आपस में जुड़ने से एक बड़ी सभ्यता का रूप लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि क्वेटा संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति, झोब संस्कृति या कोटदीजी संस्कृति या पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जो कि हम देखते हैं पंजाब के छोटे मोटे इलाकों में दिखाई देता है, इन समस्त संस्कृतियों के आपस में समन्वित होने से एक बड़ी सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। साथ ही हम लोगों ने इसके क्षेत्र विस्तार पे भी नजर डाला था कि आखिर इसका विस्तार किस तरीके से दिखाई दे रहा है, या इसकी उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी या पश्चिमी, जो सबसे अंतिम जो इसका निर्धारित करने वाले जो सीमा है वो कौन कौन से हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पश्चिमी कोने पे सुत कांगेंडोर है, पूरब में आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ के पास, यहीं दिल्ली। तो आप लोग इससे परिचित हुए, यानी कि नामांकन समझ लिए, विस्तार समझ लिए। साथ ही जब नामांकन और विस्तार हमने खत्म किया तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे अद्भुत विशेषता है वो नगर संरचना है। तो नगर संरचना में हम पहुंचे थे कि आखिर उनके नगरों की जो संरचना है, या जो नगर योजना है, या जो संरचना बनाई गई है, वो क्यों आधुनिक जैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उन्हें प्लान करके बनाया गया है। कारण यह है कि हम जब उनके नगर विन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उनके नगर विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। जो सड़कें हैं एकदम सीधी सीधी और चौड़ी बनाई गई हैं। लगभग 10 मीटर की सड़कें मोहनजोदड़ो में पाई गई, या 10 मीटर तक की सड़कें, यानी 10 मीटर सड़क की लंबाई काफी अच्छी लंबाई मानी जाती है, जो कि मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलती है, जिसको कई विद्वान राष्ट्रीय राजपथ से जिसकी तुलना करते हैं। तो आखिर उन सड़कों का बनना, साथ ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, चौराहों का निर्माण होना, साथ ही सड़कों के किनारे नालियों का होना, नालियों को व्यवस्थित क्रम में ढका जाना और जगह जगह नालियों को साफ करने की व्यवस्था, ये तमाम सुविधा, ये कैसी सुविधाएं, ये आधुनिक सुविधाएं हैं जो कि हमें आद्य ऐतिहासिक काल में दिखाई देती हैं। जहां आद्य इतिहास, हमने कहा था कि आद्य इतिहास में हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। इसे यदि कदे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके पीछे का भी लॉजिक मैंने बताया कि ये दो धातुओं को मिलाकर एक नवीन धातु, यानी कि हम देखते हैं कि कांसा पैदा करते हैं और कांसे की वस्तुओं का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहे, कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा। तो अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, जरा सा इनके मुख्य स्थलों को देख लेते हैं कि इनके मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। नगर, जो नगर संरचना है या जो उसकी अवसंरचना है या विन्यास है, नगर विन्यास, इसको हम पहले नगरों से जरा परिचित हो जाए, उसके बाद इसको हम देखना शुरू करेंगे और उसको हम ब्लैक बोर्ड पर ले चलते हैं। वहां पे हम आपको लिख के समझाएंगे कि आखिर जो नगर हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नगरों की सूची प्राप्त हुई है, क्या सभी एक समान है या उनमें भिन्नता है। अगर भिन्नता है तो वो कितने टाइप के हैं या उन्हें कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो हम जानते हैं इन नगरों को 3 वर्गों में रखा गया। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय या पतन नगर, और तीसरा अन्य नगर या कस्बे, जिन्हें छोटे नगर कहते हैं। तो केंद्रीय नगर के क्या मायने थे, या तटीय नगर या पतन नगर की क्या भूमिका थी सभ्यता को आगे ले जाने में। वहीं जो अन्य नगर और कस्बे हैं, क्या केंद्रीय नगर से जुड़े हुए थे, इस बारे में थोड़ी सी पड़ताल करेंगे। साथ ही हम इसके बाद चलेंगे हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थलों पे, जैसे हड़प्पा नगर की क्या विशेषता है, मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है, चंदहुदड़ो की क्या विशेषता है, या लोथल या रोपड़ या राखीगढ़ी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्थल का नाम किस देश या प्रांत में स्थित है उसको देखेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज कब की गई, और साथ ही इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता के रूप में कौन है। साथ ही जो उस पूरा स्थल से मिली हुई वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आ जाता है कि फला वस्तु कहां से प्राप्त की गई है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें तो लगभग
2000 से 2200 पूरा स्थल है। सबका करना बड़ा मुश्किल का काम है। यहाँ पे हमें अध्ययन, सामान्य अध्ययन करना है, और यूपीएससी कहता है या कोई भी कमीशन, सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन, रिसर्च की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ लगभग हम 9 पुरा स्थलों को देखेंगे और इसी के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, जो नगरीय संरचना है, वो किस तरीके की है, साथ ही प्रमुख प्रमुख नगरों में किन किन वस्तुओं को खोजा गया है, या अभी तक उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं, जो प्रकाश में आई हैं, वो कौन कौन सी हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उस लिहाज से सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, भौगोलिक स्थिति और वहां पर प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो जरा आ जाते हैं हम नोटबुक पर। देखिए, अब यहां पे हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी में जिन नगरों की खुदाई है हुई, उन्हें हम लगभग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो यहां लिख लेंगे, तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जो पहला वर्ग है वो है केंद्रीय नगर। केंद्रीय नगर, अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्रीय नगर क्या होते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में 3 केंद्रीय नगर दिखाई देते हैं। पहला केंद्रीय नगर स्वयं हड़प्पा है, दूसरा केंद्रीय नगर मोहनजोदड़ो और तीसरा केंद्रीय नगर धौलावीरा दिखाई देता है। जो केंद्रीय नगर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आसपास के जो छोटे नगर या कस्बे होते हैं उनसे वो जुड़े होते हैं। वहां की जो वस्तुएं होती हैं, वहां भले वो छोटा स्थल है लेकिन वहां भी क्या होता है, किसी न किसी चीज का उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन कर कर उसे मुख्य जगह लाया जाता है, यानी मेन बाजार में जहां लाया जाता है, जहां मुख्य नगर में लाया जाता है, जहां वस्तुएं बेची जाती है, जहां आयात निर्यात का सिस्टम निर्धारित होता है, वो जगह क्या था, केंद्रीय नगर था। साथ ही हम देखते हैं कि जो कस्बे, आज गांव आपने देखा होगा, गांव है तो गांव में क्या हर एक चीज की व्यवस्था है, क्या उचित शिक्षा मिल सकती है, क्या उचित स्वास्थ्य मिल सकता है, इन सब चीजों का अभाव आज भी दिखाई देता है। तो सोचिए, ये तो आद्य इतिहास का विषय है, तो वहां पे कितनी चीजों का अभाव रहा होगा और कैसे वो केंद्रीय नगर से जुड़कर अपनी आवश्यकताओं की या मूलभूत आवश्यकताओं की वो पूर्ति के लिए उस केंद्रीय नगर पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो हम देखते हैं पहला केंद्रीय नगर, और दूसरा इसी के साथ जुड़ता है तटीय नगर या बंदरगाह या पतन नगर कहते हैं जिसको, और तीसरा अन्य नगर जिसको कहते हैं कस्बे। यहां पे डिवीजन 3 भाग में दिखाई देता है। केंद्रीय नगर में मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो पहला केंद्रीय नगर, दूसरा हड़प्पा और तीसरा धौलावीरा। ये 3 क्या हैं, ये तीनों केंद्रीय नगर के रूप में दिखाई देते हैं, या हमें इतिहास में या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते समय यही पता चलता है कि यही 3 बड़े केंद्रीय नगर थे। इन्हीं के 3 के साक्ष्य हैं, या विद्वान इन्हीं 3 को लेकर सहमत हैं। बाकी जो भी अन्य नगर आए उन पे कहीं ना कहीं विद्वानों में आपस में थोड़ा मतभेद है उसको, इसलिए इन्हीं को 3 नगरों में या केंद्रीय नगर के रूप में जाना जाता है। कभी पूछ ले कि 3 केंद्रीय नगर कौन थे, तो पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा। अब तटीय नगर, तो तटीय नगर में हम जानते हैं कि लोथल का नाम सुनते हैं, डॉक यार्ड सिटी। मैं कल अपने इंट्रोडक्शन में जब सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा परिचय दे रहा था तो मैंने बताया था कि पोर्ट सिटी के रूप में है, डाक यार्ड के रूप में है, यानी कि बंदरगाह नगर के रूप में है। फिर हम अन्य नगर या कस्बों को रखते हैं, तो इसमें हम चंदहुदड़ो, रोपड़, कालीबंगा किसी को रख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ कई नगर हम डाल सकते हैं, जैसे चंदहुदड़ो, रोपड़, कोटलनिहंग, चक 86, किसी नगर को डाल सकते हैं। यानी कि 3 ही केंद्रीय नगर हैं, कुछ एक बंदरगाह नगर दिखाई देते हैं, बाकी जो नगर हैं वो अन्य नगर में हैं या कस्बे के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर नगर थे, नगर की स्थिति थी, तो उन नगरों में कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जरा यहां पर बात करते हैं हड़प्पा की, कि हड़प्पा की खोज कब हुई, किस नदी के किनारे है, साथ ही यहां से मिली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो पहला यहां पे प्रमुख नगर में हड़प्पा को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि हड़प्पा सबसे पहले प्रकाश में आया, कब आया, तो 1921 में भी आया, 1921 में ही आ गया, 1921 में। 1921 में जब ये प्रकाश में आया तो इसे प्रकाश में लाने वाले कुछ विद्वान भी थे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो उत्खनन कार्य चला वो जॉन मार्शल के निर्देशन में चला, लेकिन उत्खनन जो करता थे, जो विद्वान थे, वो अलग थे। उनमें पहला नाम दयाराम साहनी और दूसरा नाम माधो स्वरूप वत्स का आता है, यानी कि जॉन मार्शल के निर्देशन में। और उत्खनन करता राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स। ये इसका एक सामान्य परिचय रहा कि जॉन मार्शल के निर्देशन में क्या किया गया, 1921 में राखलदास बनर्जी या माधव स्वरूप वत्स के द्वारा क्या किया गया, उत्खनन कराया गया। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि ये है कहां, तो ये पाकिस्तान में एक पंजाब का इलाका है और एक मांटगुमरी जिला है, यानी कि पाकिस्तान, पंजाब, मांटगुमरी जिला, मांटगुमरी जिला यही ये स्थित है। कभी कभी आपसे सीधा पूछ लेता है कि किस जिले में या किस जगह पर स्थित है, सीधा सवाल। अब वो पाकिस्तान ना देके मांटगुमरी ही दे दिया तो आपको वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब यहां से मिली हुई जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो क्या है, हम जानते हैं ये स्थल हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े पुरास्थलों में गिना जाता है। यहां पर प्राप्त किया गया एक श्रमिक आवास, यहीं से मिला है 18 वृत्ताकार चबूतरे। तो लिख लेंगे श्रमिक आवास, श्रमिक आवास यहां से पाया गया, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। ठीक है, साथ ही हम पाते हैं यहां से एक अन्नागार मिलता है, सोने का बना हार भी पाया गया है। सोने का बना हार। ठीक, इसके अलावा हम यहां पे देखते हैं 16 भट्टियों के भी साक्ष्य हैं और एक प्रसाधन बॉक्स मिला है। 16 भट्टियों के साक्ष्य, साथ ही एक सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, फिर इसके अलावा हम पाते हैं कि यहां पर एक गधे का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है कि एक गधा के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं, यानी कि कहते हैं ना जो ढुलाई का काम करता है गधा, तो गधा का एक प्रमाण मिला है। साथ ही हृदय आकार का एक मनका मिला है, गधे का प्रमाण, साथ ही हृदय आकार मन का। यानी कि अगर हड़प्पा से संबंधित अगर अब आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो आपके रेंज में होगा कि यहां से क्या क्या मिला है। हड़प्पा, मैंने कहा कि 1921 में क्या किया गया, हम देखते हैं कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स। और ये हड़प्पा है कहां, तो हमने जाना पाकिस्तान के पंजाब मांटगुमरी जिले में है। फिर हमने देखा कि यहाँ उत्खनन हुआ तो यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन अवशेषों में हमने कहा कि श्रमिक आवास मिला है,
18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, एक अन्नागार पाया गया है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि काजल की एक डिबिया भी मिली है, काजल की एक डिबिया या काजल का डिब्बा। सौंदर्य प्रसाधन भी मैंने यहां लिखा है, यानी कि उस समय की महिलाएं, चूंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो इस चीज को क्लियर कर लें, ये यही ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर स्त्री जो मृण मूर्तियां हैं उनकी अधिकता है, और ये जो सत्ता है ये मातृ सत्तात्मक सत्ता को मानने वाले लोग थे, क्योंकि यहाँ मातृ देवी की पूजा पुरुष देवताओं की तुलना में ज्यादा है। यानी कि ये मातृ सत्तात्मक सत्ता को हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। अगर कभी पूछ ले कि हड़प्पा निवासी किस तरीके के थे, तो वो मातृ सत्तात्मक सत्ता को मानने वाले लोग थे। ठीक है। दूसरी चीज हमने कहा, एक अन्नागार मिला है, एक सोने का बना हार भी पाया गया है, साथ ही 16 भट्टियों के साक्ष्य हैं, सौंदर्य प्रसाधन मिला है, गदहे का प्रमाण है और हृदय आकार का मनका भी है। यानी कि यहां देख रहे हैं कि ढेर सारी चीजों का प्रमाण हमें दिखाई देता है। अब इसी तरीके से जब हड़प्पा के बारे में समझे तो थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में भी समझ लें कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, जरा वहां उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक, अब जरा सा चलते हैं हम मोहनजोदड़ो पे। हड़प्पा सभ्यता में खोजा जाने वाला यह दूसरा पूरा स्थल था। देखिए, मोहनजोदड़ो नाम और इसका शाब्दिक अर्थ, तो हम कहते हैं, कभी कभी यही पूछता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दूसरा, नखलिस्तान, या इसे उपमा दी गई सिंध का बाग। ठीक है, सिंध का बाग, मृतकों का टीला, नखलिस्तान या सिंध का बाग, यह कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में। हड़प्पा 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 में। वहीं हम देखते हैं कि इसके उत्खननकर्ता के रूप में राखल दास बनर्जी, कौन आते हैं? राखल दास बनर्जी। इस पूरा स्थल का भी जो उत्खनन था वो जॉन मार्शल के ही निर्देशन में किया गया। अब यहां पर मूल चीज ये हो जाती है कि यहां से या इस पूरा स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्रकाश में आई हैं। तो हम कहते हैं विशाल स्नानागार, पहला विशाल स्नानागार। फिर दूसरा हम यहां से समझेंगे विशाल अन्नागार, अन्नागार। सभा भवन, सभा भवन। ठीक है। फिर इसके साथ ही हम कहते हैं कि पुरोहितों का आवास भी मिला है, चांदी की अंगूठी भी प्राप्त हुई है। पुरोहित आवास या चांदी की अंगूठी भी यहां से प्राप्त की गई है। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो कांसे की बनी एक नर्तकी मिली है। कांसे की बनी नर्तकी यहां से प्राप्त की गई है। फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे चांदी का डिब्बा या लाल कपड़े का साक्ष्य। लाल कपड़े का साक्ष्य। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा सीप का पैमाना, सीप का पैमाना, और यहीं से पशुपति, पशुपति की मूर्ति, या एक सिक्के पर पशुपति का अंकन दिखाई देता है। ये कहां से दिखाई देता है? ये मोहनजोदड़ो से ही दिखाई देता है। यानी कि हम देखते हैं कि एक मुद्रा पर 3 सिर वाला एक देवता बना है, जिसे जॉन मार्शल प्रोटोशिवा कहते हैं, या प्रोटोशिवा या आद्य शिवा कहकर संबोधित करते हैं। वो कौन है? वो पशुपति की मूर्ति है, जिसके दाईं तरफ क्या होता है? हम देखते हैं कि एक गैंडा और भैंसा है, एक तरफ देखते हैं कि व्याघ्र है और हाथी है, साथ ही सामने में 2 हिरण छलांग मारते हुए दिखाए गए हैं या उनका अंकन किया गया है, और उसके सर पे
3 सिंह है। वो कौन है? वो पशुपति है, जिसे मार्शल ने क्या नाम दिया, क्या संबोधित किया? प्रोटो शिवा या आद्य शिवा कहकर संबोधित किया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी शैव मत होने की संभावना या शिव की पूजा होने की संभावना दिखाई पड़ती है। जब हम इनके धार्मिक जीवन को समझेंगे, वहां समझेंगे। फिलहाल अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हम पुरास्थलों पे चल रहे हैं, जहां पे हमने हड़प्पा जाना, अब मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे 1922 में खोज। इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, नखलिस्तान या सिंध का बाग। यहां से मिला क्या है? तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, चांदी की अंगूठी, साथ ही कांसे की एक नर्तकी, चांदी का डिब्बा पाया गया है, लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है, शिव का पैमाना और पशुपति की मूर्ति। ये मुख्य हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे यहां से तो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, लेकिन सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य स्थल आता है प्रकाश में, वो है चंदहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से थोड़ी ही दूर पे है, ठीक है। तो हम देखते हैं चंदहुदड़ो के बारे में जरा, कि चंदहुदड़ो से क्या मिला है। मूल ऐसे 9 पूरा स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम सीधा पीपीटी पे चले आएंगे, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और चंदहुदड़ो को देखते हैं। चंदहुदड़ो, देखिए चंदहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। कहां? सिंध, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है, वही स्थित है, ठीक। इसकी अवस्थिति। दूसरा चीज, ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। रही बात कि इसकी खोजकर्ता या इसकी खोज कब हुई, तो हम जानते हैं कि 1934 में एनजी मजूमदार के द्वारा। कब? 1934 में। नाम है एनजी मजूमदार। मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अब यहां से मिला क्या है? तो हम जानते हैं गुड़िया या गुड़िया का मनका बनाने का कारखाना प्राप्त किया गया है। यहां से गुड़िया का मनका बनाने का कारखाना मिला। साथ ही लिपस्टिक के साक्ष्य, वहीं वक्राकार ईंट के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विन्यास को समझेंगे तो वहां पे हम समझेंगे कि ईंटों का आकार कितने टाइप का दिखाई देता है। जैसे वर्गाकार, चतुर्भुज आकार का, फिर वक्राकार, फिर हम देखते हैं एल आकार। ये तमाम तरीके की ईंट दिखाई देते हैं। लेकिन ईंटों की संरचना, जब ईंट एक अलग से ही, जब उसके अब वास्तु अवशेषों को पढ़ेंगे तो ईंट को अलग से ही पढ़ना है कि आखिर ईंट कैसे हैं। 4:2:1 जो वर्तमान समय में जिन ईंटों का माप प्रयोग किया जाता है, ये सिंधुवासी भी करते थे। आखिर वो करते थे तो उसके पीछे क्या मायने थे। साथ ही एल आकार की ईंटों का प्रयोग वो कहाँ करते थे, तो हम पाएंगे कि दीवार के कोने को बनाने के लिए या जोड़ने के लिए जो दीवालों को, वो एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो उसको भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे चंदहुदड़ो से मिली वस्तुओं को देख लें कि गुड़िया बनाने का या गुड़िया की माला बनाने का एक कारखाना मिला है। साथ ही लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, वहीं वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं, और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान पाए गए हैं। यानी एक ईंट पर कुत्ते के द्वारा बिल्ली का जो पीछा किया जा रहा है, उसके ईंट पर एक निशान है। तो यहां लिख लेंगे पंजे के निशान, ठीक है। कुत्ते के पंजे के निशान भी यहां दिखाई पड़ते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो चंदहुदड़ो से आपसे पूछी जाए एग्जाम में। जो भी है, चंदहुदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। खोज की कब की गई? 34 यानी 1934। किसके द्वारा उत्खनन हुआ? तो एनजी मजूमदार के द्वारा। मिला क्या है? गुड़िया का मनका
बनाने का कारखाना मिला है, साथ ही लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, जो कि पहले भी हम देखे कि मोहनजोदड़ो में भी सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। तो कहीं ना कहीं, और मैंने कहा भी, ये सत्ता कैसी है, मातृसत्तात्मक सत्ता है। जब मृण मूर्तियों की बात करेंगे तो बताएंगे कि स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या ज्यादा है। साथ ही एक सिक्के का साक्ष्य मिला है जिस पर एक महिला को लेटा हुआ दिखाया गया है, जिसके योनि से क्या एक पौधा निकलता हुआ दिखता है, जिसको उर्वरता की देवी या भूमि देवी के रूप में भी मान्यता है। कुल मिलाकर अगर इसके धार्मिक जनजीवन को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जो सिंधुवासी थे ये मातृसत्तात्मक सत्ता को मानने वाले लोग थे, ना कि पितृसत्तात्मक। हालांकि एक पशुपति का अंकन भी दिखाई देता है, शैव धर्म के उपस्थिति का भी साक्ष्य पता चलता है, जिसे मार्शल ने आद्य शिवा कहा है, लेकिन वो समझेंगे धार्मिक जीवन में। यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक अन्य नाम या एक अन्य पुरास्थल के रूप में रोपड़ दिखाई देता है। देखिए, रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो है रूपनगर। जरा उसको समझेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। आगे रोपड़, आधुनिक नाम रूपनगर। और रोपड़ के साथ एक सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद जो सबसे पहला जिस पुरास्थल का उत्खनन शुरू हुआ वो रोपड़ ही था। कभी अगर क्वेश्चन घुमा दे कि आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल की खुदाई की गई तो वो कौन था, वो रोपड़ ही था या रूपनगर ही था। ठीक, अब ये है कहां, तो ये भारत के पंजाब में स्थित है। कहां? भारत, पंजाब। ठीक है, और इस की खुदाई की अगर बात करें कि किस वर्ष में इसकी खुदाई हुई या इसका उत्खनन शुरू हुआ, तो हम देखते हैं ये मिल तो गया 1950 में ही, लेकिन इसकी खुदाई शुरू हुई 1953 में, यानी 3 वर्षों का समय लग गया। और इसकी खुदाई का कार्य 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक व्यक्ति थे बीबी लाल और दूसरे थे यज्ञदत्त शर्मा। तो लिख लेंगे दोनों नाम, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, इनके द्वारा रोपड़ की खुदाई की गई। दूसरी चीज, रोपड़ में मिलने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं, अब वो कौन सी हैं जरा उनको समझेंगे। उसके पूर्व हम ये देख लें कि जैसा जो भूतपूरा स्थल थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे। रोपड़ भी किसी नदी के किनारे था, वो था सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। तो जरा सा ये भी देख लें भाई, किसमें, तो सतलज नदी में। दूसरा, जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर भी कुछ चीजों को साक्ष्य हमें स्पष्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहां दिखाई पड़ता है। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे और यही चीज मेनली पूछा जाता है। बाकी रोपड़ से बहुत सारी चीजें मिली हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस इतना ध्यान देंगे रोपड़, आधुनिक नाम रूपनगर, कहां स्थित है, भारत पंजाब में, कब खोज कब हुई, 1950 में, और उत्खनन कार्य 1953 में किसके द्वारा, बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। मिला क्या है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। और इसी तरीके का साक्ष्य हम बुर्जहोम में भी पाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, कोई काल ना देके बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता पूछता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि रोपड़ बताना होगा, और यही आयोग खेलता है। अब इससे आगे चलते हैं बनवाली पर। ठीक है, अब बनावली या बनवाली। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं बनवाली पर। बनवाली यानी भारत के हरियाणा हिस्सार। हरियाणा हिसार। अब इसकी भी किसी ने खुदाई की, तो हम जानते हैं कि इसकी खुदाई करने वाले जो व्यक्ति थे 1973 में RS बिष्ट।
आरएस बिष्ट के द्वारा क्या किया गया, इसका खुदाई कार्य किया गया। फिर हम देखते हैं कब किया गया, 1973 में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आयोग का दिमाग सटकता है तो वर्ष ही पूछ लेता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मिला क्या, आखिर उत्खनन कार्य हुआ तो आखिर कौन कौन सी वस्तुएं प्रकाश में आई, जरा उनको समझ लेते हैं। तो यहां देखेंगे एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण मिला है। देखिए कितनी आधुनिक आधुनिक व्यवस्थाएं मिल रही हैं। वॉश बेसिन का प्रमाण, पहली चीज ये आधुनिक व्यवस्था का परिचायक है। आज भी आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो आप पाएंगे वॉश बेसिन का इस्तेमाल लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि यह कैसी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। इसीलिए इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं, जैसे समकोण पे काटती हुई सड़कें, उनके सड़कों के किनारे हुई बनी हुई नालियां, साथ ही हम देखते हैं अगर आवासीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो हम देख रहे हैं कि घर में आंगन, रसोई घर का उपस्थित होना, घर में कुओं का उपस्थित होना, साथ ही यदे कदे घरों में वॉश बेसिन का मिलना, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आधुनिक व्यवस्था का परिचायक है। उस आद्य इतिहास के काल में भी जो सिंधुवासी थे, उन्होंने कैसे आधुनिक सुविधाओं को आखिर आत्मसात किया, या उसके पीछे वो क्या कौन कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके उसको अपने प्रयोग में ला रहे थे, इसको भी समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मकान मिला है और एक मकान में वॉश बेसिन का क्या है, प्रमाण है। दूसरी चीज, खिलौने के रूप में मिट्टी का हल पाया गया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलौने के रूप में मिट्टी का हल। अब खिलौने के रूप में मिट्टी का हल पाया गया, यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि सिंधुवासी कृषि की जुताई क्रिया से भली भांति परिचित थे। वो कृषि की जो मढ़ाई, जुताई, निराई जो कर्म होते हैं उनसे वो परिचित हैं। साथ ही हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि उन्हें ज्ञान है 9 प्रकार की फसलों का, यानी कि वो 9 प्रकार की फसलों का उपजाना जानते थे, उनसे परिचित थे, उनके उपयोग से परिचित थे। दूसरी चीज, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक उत्तम किस्म के जौ मिली हुई है, उत्तम किस्म की जौ। जौ की प्राप्ति, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सिंधुवासियों के द्वारा कृषि कर्म में संलिप्त होने की ओर इशारा करते हुए नजर आती हैं, ठीक है। यानी कि बनवाली 1973 है कहां, हरियाणा हिसार, और हमने बताया 1973 इसकी खोज किसने की, तो आरएस बिष्ट ने किया। साथ ही अब इससे आगे चलते हैं, यानी एक अन्य प्रमुख स्थल कालीबंगा की ओर, ठीक है। तो चलते हैं यहां से कालीबंगा की तरफ। कालीबंगा, अब कालीबंगा है कहां, तो हम जानते हैं ये राजस्थान में है। राजस्थान कहां, राजस्थान, आधुनिक जो अपना राजस्थान है यहीं कालीबंगा स्थित है। और समझिए कि ये भारत में जितने पुरास्थल स्थित हैं उनमें बड़े पुरास्थलों में कालीबंगा को शुमार किया जाता है। ये किस नदी के किनारे है, तो हम कहेंगे घग्गर, घग्गर नदी, ठीक है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित दिखाई दे रहा है। साथ ही ये पूछ ले कभी जिला, राजस्थान स्पेशल वाले हैं तो उनसे सीधा जिला पूछ लेता है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है, तो इसको यहां लिख लीजिएगा गंगानगर जिला, गंगानगर। जो राजस्थान स्पेशल वाले हैं उनको ये काम दे देता है कि किस जिले में है। कभी राजस्थान चूंकि स्पेशल बहुत ज्यादा पूछता है अपने पीटी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा 54-55 100 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन से स्पेशल आते हैं। उसी में उसका इतिहास होता है, उसी में उसका भूगोल भी होता है, उसी में उसकी राज व्यवस्था भी होती है। उस अंतर्गत वो छोटी छोटी चीजों पे क्या करता है, कभी कभी सवाल उठा लेता है। अब इसका उत्खनन कब हुआ, तो हम जानते हैं कि इसकी खोज तो 1953 में ही हो गई, लेकिन उत्खनन होने में 61 आ गया, यानी कि 1961 में इसका उत्खनन हुआ। किसके द्वारा, तो अमलानंद घोष और बीबी लाल, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति हैं अमलानंद घोष और दूसरे व्यक्ति हैं बीबी लाल। इनके द्वारा क्या किया गया, इन पुरास्थलों की खोज की गई। अब यहां से मिले हैं क्या, ये देख लें कि यहां से वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं जो प्रकाश में आई हैं। तो हम देखते हैं हल से जुते हुए खेत के निशान,
जुते हुए खेत के निशान। ठीक, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये वही पूरा स्थल है जहां से एक खेत से दो प्रकार की फसलें उपजाए जाने का साक्ष्य है, या एक साथ दो फसल बोए जाने का साक्ष्य इसी जगह से मिला है, उसका प्रमाण ध्यान रखिएगा। मतलब एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य। दो फसल उगाए जाने का साक्ष्य यह भी प्राप्त हुआ है। अब इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं अलंकृत ईंट के प्रमाण। अलंकृत ईंट के प्रमाण, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिट्टी का बना पैमाना, मिट्टी का बना पैमाना। इसके अलावा हम अन्य चीजों को देखें तो अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, यानी कि अब कालीबंगा से जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा वो आपकी पकड़ में होगा। कहाँ स्थित है, कब इसकी खोज हुई, उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ, उत्खनन करता कौन थे, साथ ही जो वस्तुएं मिली हैं वो कौन सी हैं, किस नदी के किनारे है। अब यहाँ मैंने लिखा है घग्गर नदी, तो मैंने कल बताया था कि ये घग्गर नदी कौन है, तो मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में हक्कारा, राजस्थान के क्षेत्र में घग्गर और अन्य जगहों पर सरस्वती, एक ही नदी को संबोधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मतलब एक ही नदी से तीनों की साम्यता है, इस सरस्वती नदी से, जो कि वर्तमान में क्या है, विलुप्त प्राय है। फिर मैंने कहा अलंकृत ईंट के प्रमाण, मिट्टी का बना पैमाना। ये पैमाना क्या करता है, ये नापने तोलने का कार्य करता है। यानी कि जब उनके हम माप तोल विधि को समझेंगे तो हम जानेंगे कि 16, 32, 64 के अनुपात में सिंधुवासी क्या करते थे, माप तोल की भी प्रक्रिया से क्या थे, परिचित थे। वहीं लोथल में जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि सीप का बना पैमाना, हाथी दांत का बना पैमाना दिखाई देगा। साथ ही बाट माप की भी बातें आएंगी, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे जब उनकी आर्थिक जनजीवन को पढ़ेंगे। फिलहाल इन जगहों से ये चीजें प्राप्त हैं जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि हल से जुते हुए खेत के निशान या एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने का साक्ष्य, तो ये जैसे गेहूं और सरसों साथ साथ, तो यहाँ पे प्रमाण इसका मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, यानी कि कालीबंगा से लोथल की तरफ बढ़ते हैं और पता करते हैं कि लोथल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। ये हमारा 8वां होगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं लोथल की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोथल। अब जैसा हमने समझा कि है कहां ये पूरा स्थल, तो हमने कहा गुजरात। गुजरात, अब गुजरात में स्थित है, और गुजरात में कहा, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद जिला। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे है, ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इसकी जो उत्खनन कार्य हुआ कब शुरू हुआ, तो हम देखते हैं 1954, 1954 में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। अब उत्खननकर्ता कौन थे, तो SR राव। कौन थे, SR राव। ठीक है, SR राव। ठीक है, फिर जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर लोथल से क्या क्या मिला है, लोथल में कौन कौन सी वस्तुएं प्रकाश में आई हैं। तो हमें पता लगता है कि यहां से भी एक अन्नागार मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। दूसरा, हमने कहा यहां पर गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, गुड़िया व मनका बनाने का कारखाना।
कारखाना मिला है। फिर हमने कहा कि गोदीबाड़ा जिसे हम कहते हैं क्या, डाक यार्ड। डाक यार्ड के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके मिले हैं? डाक यार्ड के साक्ष्य पाए गए हैं। डाक यार्ड के साक्ष्य। फिर हाथी दांत से निर्मित पैमाना, हाथी दांत से निर्मित पैमाना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। अग्नि वेदिकाएं और पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट। चक्की के 2 पार्ट प्राप्त किए गए हैं। साथ ही अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और गुरिल्ला की मृण मूर्ति भी पाई गई है। ये अकेला जगह है जहां से गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा, और कोई स्थल नहीं है, ठीक। फिर हम पाते हैं कि यहां से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका, यहां पर लोथल से संबंधित जो भी सवाल होगा वो आपके पकड़ में होगा, मात्र 5-7 पॉइंट करके, यानी कि समस्त लोथल के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, जब हम इसके नगर संरचना, नगर विन्यास में अंदर चलेंगे तो वहां पता करेंगे कि आखिर गोदीबाड़ा जो निर्मित था वो किस तरीके का था, क्यों लोथल में ही जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी हड़प्पा के अन्य पुरास्थलों पर अगर हम अध्ययन करें या दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि हड़प्पा के अधिकांश स्थल जो ऐसे पाए गए हैं जहां पे मकान गलियों की तरफ खुलते हैं, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। एकमात्र लोथल ही इसका अपवाद है जहां पे मकान के दरवाजे या मुख्य दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कि गलियों में, ठीक है। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य महत्वपूर्ण और 9वां सबसे अंतिम जो पूरा स्थल है वो धौलावीरा है। उसको जरा देख लेते हैं कि धौलावीरा की क्या विशेषताएं हैं। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा का सामान्यतः अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं, ठीक है। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। यह भारत के गुजरात में कच्छ में स्थित है। भारत, गुजरात, कच्छ में स्थित है। साथ ही 1967 में इसका क्या हुआ, यह प्रकाश में आया या खोज हुई, खोज 1967 में। और यहां पर जो उत्खनन कार्य जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया 1990 में, उत्खनन हुआ। फिर यहां से जो जुड़े हुए विद्वान थे जिन्होंने उत्खनन कार्य कराया उसमें जेपी जोशी और आरएस बिस्ट, जेपी जोशी व आरएस बिस्ट, आरएस बिस्ट ये क्या है, उत्खनन करता है, उत्खनन कर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। अब इससे आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि यहां से भी कुछ वस्तुएं प्रकाश में आई, जैसे जलाशय का प्रमाण, सोने की अंगूठी और सूचना पट का एक प्रमाण मिला है, जिस पर हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ लिपियों का अंकन किया गया है। यानी कि एक पटरी नुमा आकृति है जिस पर सिंधु निवासियों के द्वारा अपनी लिपियों का अंकन किया गया। उन्हीं लिपियों के आधार पर विद्वानों ने यह तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, चित्राक्षर लिपि है और बाईं से दाईं और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, यानी क्रम कहीं टूटता नहीं है, जैसे हम वर्तमान में लिखते हैं वैसे नहीं, बल्कि उन्होंने, अभी बताऊंगा जब लिपि पढ़ाऊंगा तो उसके डिटेल को समझाऊंगा कि आखिर क्या होती है चित्रात्मक लिपि। वर्तमान में जो हम देखते हैं जैसे जो मंदारिन भाषा या चीनी भाषा को देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं चित्राक्षर लिपि का ही एक प्रकृति है। उसी तरीके की चित्राक्षर लिपि हमारे सिंधु निवासी भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रमाण जो मिला है, तो पहला लिखेंगे जलाशय का प्रमाण, जलाशयों का प्रमाण।
यानी कि जल रखने की उत्तम और सही व्यवस्था, साथ ही सोने की अंगूठी। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा इसके साथ, यानी कि धौलावीरा में एक अन्य चीज देखते हैं, एक स्टेडियम की खोज हुई है। किसकी? स्टेडियम। और चौथा महत्वपूर्ण कि एक ऐसी पटरी मिली है, या हम कह सकते हैं सूचना पट का प्रमाण, सूचना पट का प्रमाण। यहीं पर सिंधु लिपि लिखा हुआ है, सिंधु लिपि। सिंधु लिपि का दर्शन यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, धौला मतलब होता है सफेद, वीरा मतलब होता है कुआं, इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात में, ठीक है। कहाँ? कच्छ के पास। और खोज कब हुई? 1967। और उत्खनन 1990। उत्खननकर्ता जो थे जेपी जोशी और आर एस बिष्ट थे। मिला क्या है? जलाशयों का प्रमाण, सोने की अंगूठी, स्टेडियम और सूचना पट का प्रमाण, जिस पर सिंधु लिपियों का दर्शन होता है। यानी कि यहां पर हम लगभग 9 पुरास्थलों के बारे में जाने कि सिंधु निवासी जो थे उनके जो 9 बड़े पुरास्थल हैं। वैसे तो मैंने कहा कि पुरास्थलों की टोटल संख्या 2000 से 2200 तक जाती है, लेकिन समस्त पुरास्थलों का अध्ययन हमारे विषय का में शामिल नहीं है, या हमारे सामान्य अध्ययन में उनको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख नगर हैं उनकी चर्चा मैंने उसके पहले बताई कि सिंधु नगर दिखाई कितने टाइप के दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि समस्त सिंधु नगरों को अगर मिला दिया जाए तो हमें 3 वर्गों में नगर विभाजित दिखाई देते हैं। जो पहला नगर है उसे केंद्रीय नगर मैंने कहा, जो दूसरा नगर है उसको मैंने तटीय नगर या पतन कहा, और तीसरा नगर अन्य नगर या कस्बों के रूप में उनका विभाजन किया। उसके साथ ही अब हम प्रमुख नगरों की तरफ चले गए, जहां पर हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या कहें धौलावीरा जैसे 9 पुरास्थलों की चर्चा की। या 9 पुरास्थलों में इनकी खोज कब हुई, इनके उत्खननकर्ता कौन थे, ये कहां स्थित है, साथ ही इनसे कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। गाहे बगाहे आयोग के द्वारा पूछ लिया जाता है कि फला वस्तु किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है, या कह लें कि सूचना पट कहां से प्राप्त हुआ है, या स्टेडियम की खोज सिंधु निवासी करते थे या परिचित थे या नहीं थे। यानी कि कभी कभी यहाँ पे सवाल एकदम सीधा फैक्ट के रूप में, कभी कभी कॉन्सेप्ट के रूप में जोड़कर तथ्यों को दे दिया जाता है आपसे, लेकिन उसके पूर्व आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पूरा स्थल कब प्रकाश में आया, उत्खननकर्ता कौन थे, इनसे मिली हुई जो प्रमुख वस्तुएं हैं जो प्रकाश में आई वो कौन कौन सी हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो हम सिंधु के बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं नगर नियोजन की तरफ, यानी कि नगर नियोजन जहां पे हम थे। यानी कि अब आ जाते हैं बैक पर। नगर योजना या संरचना या नगर नियोजन। हमने कहा कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगरों की सूची में शुमार होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है इनको देखने से कि संपूर्ण नगर किसी न किसी संस्था के निर्देश के अनुसार बनवाया गया, या उन्हें व्यवस्थित किया गया है, या उन्हें वेल मेंटेन करके डिजाइन किया गया है। लेकिन हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें इस जो रहस्य है उसके पीछे की चीजों को समझना होता है कि आखिर ये क्यों आधुनिक नगर दिखाई पड़ते हैं, आखिर इनकी संरचना किस तरीके की है। तो हम देखते हैं कि सड़कें सीधी हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पे काटते हुए नजर आती हैं। जैसे अगर हम कहें सड़कें, तो यहां से अगर एक कोई सड़क चल रही है वो सीधा यूं काटते हुए नजर आएगी। यानी कि यहां से कोई नगर निकल रहा है और यहां से आ रहा है तो सीधा समकोण पर काटते हुए दिखाई देगा। साथ ही इसको कहीं कहीं ग्रिड पद्धति या जालनुमा पद्धति कहकर भी इसका जिक्र किया गया है। और हम देखते हैं कि संपूर्ण नगर है वो कैसा है, वर्गाकार है या चतुर्भुज आकार खंडों में विभाजित है, या तो वर्गाकार खंड में या वो चतुर्भुज आकार खंड में विभाजित दिखाई देता है। दूसरी चीज, सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक आश्चर्य की चीज थी वह यह था कि सर्वाधिक चौड़ी सड़कें, जो कि हमें उदाहरण के रूप में मोहनजोदड़ो से दिखाई देती हैं, जहां पे हमने कहा
कि सड़क की चौड़ाई लगभग 10 मीटर की दिखाई देती है, यानी कि एक बड़ी सड़क के रूप में पुरातत्वविद इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा देते हैं, यानी कि सड़कें इसका प्रथम हिस्सा के रूप में है। वहीं सामान्य जो मकान है उनको अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ये 4 या 5 कमरे के बनाए गए मकान हैं। कितने के? 4 कमरे के या 5 कमरे के बनाए हुए मकान हैं। मकान में आंगन है, रसोई घर है, स्नानागार है, कुएं हैं, कुछ बड़े घरों में शौचालय तक बनवाए गए हैं, यानी कि संपूर्ण आधुनिक व्यवस्था जो हम वर्तमान अपने घरों में करते हैं वो सिंधु निवासी अपने आवासीय स्थल में करते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे हमने बताया भी कि जो सामान्यतः जो मकान थे उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। वहीं एकमात्र पूरा स्थल लोथल इसका अपवाद है जो कि डॉकयार्ड सिटी के रूप में है। अभी हमने बताया भी था कि जो मुख्य सड़क की तरफ उसके मेन दरवाजे खुलते हैं, ना कि गलियों की तरफ। बाकी जगह गलियों की तरफ खुलेंगे, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। इसका ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा कि जो सामान्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकानों का निर्माण हुआ है उनमें ईंटों का भरपूर प्रयोग किया गया है, यानी कि ईंट के मकान बनाए गए हैं और वो भी पकी हुई ईंट के, जबकि अन्य स्थलों से ज्यादातर कच्ची ईंट के ही मकान बने हुए दिखाई देते हैं। मात्र कालीबंगा से हमने पाया है कि अलंकृत ईंट के प्रमाण पाए गए हैं। कहां से? कालीबंगा से। तो मैंने अभी लिखाया था कालीबंगा, तो मैंने बताया था अलंकृत ईंट के प्रमाण कहां से मिले हैं। यही आयोग सवाल पूछ लेता है आपसे कि अलंकृत ईंट का प्रमाण कहां से पाया गया है। अब आते हैं जरा अपनी चीजों पर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या है कि इसकी नगर परियोजना प्रणाली, यानी कि जो नगर परियोजना प्रणाली है जिसको मैंने अभी बताया कि नगर परियोजना प्रणाली है क्या, तो उसको मैंने समझाया कि किस तरीके से वो विभाजित दिखाई देता है, 2 भागों में बटा हुआ है। उसमें हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां पे कौन रहता था? शासक वर्ग के लिए एक अलग और सामान्य लोगों के लिए या निम्न स्तर पर एक अलग नगर था, यानी कि संपूर्ण नगर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक था शासक वर्ग के लिए और दूसरा नगर जो था हिस्सा नगर का वो सामान्य वर्ग के लिए था। यानी कि हम यहाँ पे पाते हैं कि दुर्ग नगर और सामान्य नगर दोनों अलग अलग थे, यानी कि शहर तो एक ही था लेकिन वो 2 भागों में विभाजित था। अब हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित, तदनुसार सड़कें एक दूसरे को संकोण पर काटती नजर आती हैं, उसकी दूसरी विशेषता। फिर हमने जो बताया कि 2 नगर, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्पष्ट कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इन 2 टीलों में क्या है? दुर्ग स्थित थे, या कह सकते हैं कि किले अथवा दुर्ग स्थित थे, ठीक है, इन टीलों में। और यहाँ पे कौन रहता था? शासक वर्ग रहता था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि चंद्रहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, या दुर्ग जहां पे नहीं है। उसकी बात, अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अन्य फैक्ट है नगर में। तो हम देखते हैं कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर क्या लिखा हुआ है? गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की कि लोथल इसका अपवाद है। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं जहां के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं, कहां के? लोथल के। बाकी जगहों के कहां खुल रहे हैं? गलियों में। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका अंकन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात की गई है कि मोहनजोदड़ो का नगर विन्यास जो था वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो लगभग 250 हेक्टेयर में बसा था, और इसकी जनसंख्या भी क्या थी? सर्वाधिक थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला सिंधु वासियों का नगर। दूसरी चीज, आते हैं फैक्ट पर कि मोहनजोदड़ो का सबसे जो महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है वो स्नानागार है। कौन सा है? स्नानागार। और स्नानागार का जो फर्श है वो भी कहीं ना कहीं ईंट का बना हुआ था। किसका? ईंट का। ऐसा नहीं कि स्नानागार का फर्श मिट्टी का था, नहीं, उसे ईंट से बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से
धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता रहा होगा। जैसे वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि सामूहिक स्नान की प्रवृत्ति होती है, जैसे गंगा स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान या तमाम गंगा दशहरा का स्नान लोग करते हैं। आज भी हमारे धार्मिक जनजीवन में कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई देती हैं। ये सार्वजनिक रूप से स्नान की जो प्रवृत्ति जो सर्वप्रथम हमें इतिहास में देखने के लिए मिलती है, वो कहां से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। यानी कि सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान करते हुए स्नान करना। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यानी कि उन्होंने बताया कि उस आद्य इतिहास में इस तरीके की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो कहां दिखाई देती है? सिंधु घाटी सभ्यता में दिखने के लिए मिलती है। साथ ही यहां पर एक सभा भवन मिला है। जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, तो हमने देखा था, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं या सिंध का बाग कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं, वहां पे स्नानागार, अन्नागार और मैंने कहा सभा भवन। तो वो सभा भवन, इसका जो आकार है वो हम देखते हैं दुर्ग के दक्षिण में स्थित है और 27 गुणा 27 मीटर का आकार है इसका, यानी 27 इंटू 27 में ये भवन फैला हुआ दिखाई दे रहा है। फिर स्नानागार के उत्तर पूर्व में विशाल भवन है जिसे पुरोहित आवास कहा गया है। यानी ये कहाँ है? स्नानागार के उत्तर पूर्व में ही एक आवास है, एक बड़ा आवासीय भवन है जिसे पुरोहित आवास कहा गया। यानी कि यहां से स्नानागार मिला, उसकी चीजों को देखे, सभा भवन इसके वर्ग को देखे कि यह दुर्ग के दक्षिण में 27 इंटू 27 आकार का एक वर्गाकार भवन है। फिर हमने जाना कि एक स्नानागार है, जो कि स्नानागार कहाँ है, तो हम देखते हैं स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक अन्य कृति है या एक अन्य भवन है जिसे पुरोहित आवास कहते हैं। यानी कि स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक और आवास है जो पुरोहित आवास के नाम से जाना जाता है। तो सभा भवन हो गया, पुरोहित आवास हो गया, स्नानागार हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा का यहाँ अर्थ दिया गया है। कालीबंगा का यहाँ जो फाइनल अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां। साथ ही मैंने अभी आपको बताया भी था कि कालीबंगा में कौन कौन सी मुख्य चीजें प्राप्त हुई हैं। जरा सा फिर से यहाँ पे इसको समझते हैं कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और ये कहाँ है? गंगानगर जिले में स्थित है। इसमें इसकी खोज सन 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य, यहां से एक युगल समाधान का साक्ष्य, यहाँ पर भूकंप का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त किया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि कालीबंगा में ही 2 फसल एक साथ उपजाए जाने का भी साक्ष्य भी बताया था मैं। साथ ही हल के निशान का साक्ष्य भी बताया था, हल के निशान के साक्ष्य। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। वहीं चंदहुदड़ो के बारे में भी थोड़ा यहां दिया गया है कि इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई और मैके ने यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना खोजा है। किसने? मैके ने। क्या? मनका बनाने का कारखाना। साथ ही मैंने चंदहुदड़ो जब बताया तो बताया कि अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके साथ साथ ही एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी पाए गए हैं, यानी कुत्ते बिल्ली के पंजे का निशान। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल को यदि कदे इतिहास में लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जानते हैं? साथ ही इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा किया गया और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब लोथल की पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने बताया था कि सीप यानी हाथी दांत का बना हुआ सीप का एक पैमाना मिला है और लोथल के साथ अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं कि लोथल में गोदीबाड़ा या डाकयार्ड है, एक बंदरगाह नगर के रूप में है। अब इससे आगे बढ़े बनवाली, तो ये हरियाणा के हिसार में है, इससे आप परिचित हो चुके हैं। बताया किस नदी में किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया और यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य मिला है। साथ ही एक बढ़िया किस्म के जौ की प्रकृति भी दिखाई देती है। यानी कि इन स्थलों से हम पूर्व में ही कुछ परिचित हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? भचाऊ तालुक में। यहाँ खादिर नामक एक द्वीप पर, जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ लिखे पैठ कहते हैं। पैठ, बैठ नहीं, पैठ गलती लिखा गया है, पैठ है, पैठ कहते हैं। और उत्तरी पश्चिम के कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। धौलावीरा की टीलों की खोज 1967 से
1808 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया। यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। यानी सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर कौन है? तो धौलावीरा है। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 9 वर्ण है। अभी मैंने कहा था कि लिपि का साक्ष्य या सूचना पट, इसी को सूचना पट भी कहा जाता है। यही सूचना पट है। और ये जो 9 वर्ण है यही किस लिपि में है? तो सिंधी लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं। चित्राक्षर लिपि में ये कहीं ना कहीं अंकित किए गए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही इस सभ्यता में एक स्टेडियम यानी कि क्रीड़ागार जिसको कहते हैं स्टेडियम, एकमात्र पूरा स्थल है जहां से क्रीड़ागार मिला है, और वो कौन है? धौलावीरा। इसके अलावा नेवले की पत्थर की मूर्ति यहीं से प्राप्त की गई है। और यहां से सबसे आश्चर्यजनक चीज एक विशाल जलाशय का होना है। यानी कि धौलावीरा का अर्थ मैंने शुरुआत में ही कहा कि धौला मतलब होता है सफेद, बीरा मतलब होता है कुआं, यानी कि सफेद कुआं कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सफेद कुआं, सफेद कुआं, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य पूरा स्थल हमें दिखाई देंगे, और साथ ही इनके साथ कब कौन खोजा गया और उसकी क्या महत्व है। ठीक है, जरा सा इसको ए वन लाइनर में देख लेंगे, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, बार बार आपकी परीक्षा में आता है और आपके दुख का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सूची दी गई है कि मोहनजोदड़ो उत्खननकर्ता कौन थे? तो हमने कहा राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। फिर यहीं पर एक चीज दिया गया है कि वर्तमान में इसकी खोज कब हुई, वर्तमान क्षेत्र कहाँ, कौन कौन सा इसको आच्छादित करता है, किस किस क्षेत्र में पड़ता है, फिर कौन सी प्रमुख नदी के किनारे है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चंदहुदड़ो, लोथल, रंगपुर, बनावली, रोपड़, कोटदीजी, इन सभी स्थलों की एक सूची आपको दी गई है। इसे आप चाहें तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी समझना नहीं है, सीधा मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर की खोज 1922। और कहां स्थित है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। हड़प्पा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर इनके सहयोगी रहे 1921 में। और ये कहां है? साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। एज इट इज आप इनको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, यहाँ कुछ भी समझने वाला ऐसा नहीं है, ये पूरा फैक्ट है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इससे हम आगे चलने का प्रयास करते हैं, यानी कि इस तरीके से इसमें लगभग 15 से 20 पूरा स्थल दिए गए हैं। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पे कि आखिर नगर नियोजन किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जहां से हम लोग सब कुछ छोड़ के जहां भटक रहे थे अभी तक कि नहीं पूरा स्थल है तो क्या मिला, कब खोज की गई, कौन उत्खनन करता कौन है, उत्खनन में मिली हुई सामग्री कौन है, जो परीक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान देना था। तो वहां पे हम लोग ले गए। अब सीधा आ जाते हैं नगर नियोजन पे कि आखिर सिंधु वासियों का जो नगर नियोजन है वो किस तरीके का है, किस तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता है उसमें उसके नगर योजना, साथ ही उसके निकास प्रणाली। यह नगर पूरी तरीके से कैसा दिखाई देता है? जाल पद्धति पर विन्यासित है, या जाल पद्धति विन्यास की तरह दिखाई देता है। मैंने कहा अभी कि ये कैसे बटा हुआ है, तो वर्गाकार, चतुर्भुज आकार या समकोण पे काटते हुए सड़कों के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या उनके अन्य सिंधु के पूरा स्थलों को हम देख सकते हैं एक ही विन्यास पे। दूसरी चीज, प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। ठीक, अब इन टीलों के महत्व को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास जो क्षेत्र हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। वहीं जो पश्चिमी टीला है वहां पर हम गढ़ी या दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि ये एक टीला हो गया और इस टीले को हम 2 भाग में विभाजित कर दिए। एक को हमने कह दिया ये पूर्वी टीला और ये हो गया पश्चिमी टीला। तो यहाँ पर ये चीज समझिएगा कि पूर्वी टीला किसी के लिए डेडिकेटेड है और पश्चिमी टीला भी किसी के लिए डेडिकेटेड है। तो पश्चिमी टीला में हम पाते हैं कि यहाँ गढ़ी है, दुर्ग है और यहाँ पे आम लोगों का आवास क्षेत्र है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि नगर का जो पूर्वी हिस्सा था वो आम लोगों के लिए था और पश्चिमी जो हिस्सा था वो शासक वर्ग के लिए था, इसलिए वो गढ़ी में है, दुर्गीकृत है, यानी कि उसको चारों तरफ से उसके किनारे रक्षा प्राचीर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। जबकि सामान्य लोगों का जो आवास क्षेत्र था वो कैसा दिखाई देता है, पूरब की तरफ दिखाई देता है। यानी नगर को दो भाग में विभाजित करेंगे, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर में बोलेंगे कि सामान्य लोगों का रिहायशी इलाका है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र है, जहां पे शासक या प्रशासक रहकर वहां के नगर को नियंत्रित करने का कार्य करता रहा होगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कुछ इस नगर जो नियोजन है या जो नगर नियोजन में जो प्रवृत्ति है उसमें कुछ अपवाद के बिंदु भी दिखाई देंगे। वो अपवाद के बिंदु क्या हैं, जरा उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लोथल और सुरकोटदा की जो दुर्ग हैं और नगर क्षेत्र हैं, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा कि नगर योजना एक समान दिखाई पड़ रही है। यानी कि हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का डीपली तो हमें समझ में आता है कि जो दुर्ग है वो एक समान जैसा नहीं है। भले दुर्ग के साक्ष्य हर जगह हैं, लेकिन इन दुर्गों के निर्माण में भी कुछ एक अंतर के बिंदु प्रकट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो मैंने कहा कि लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के नगर योजना एक समान दिखाई देती है। यानी कि हड़प्पा में जैसी नगर योजना है वैसी ही नगर योजना मोहनजोदड़ो की भी है और उसी तरीके की नगर योजना कालीबंगा की भी है। उसी तरीके से हम पाते हैं कि लोथल और सुरकोटदा ऐसे पुरा स्थल हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे दिखाई देते हैं, जबकि अन्य जो पुरा स्थल हैं वहां पे हम क्या पाते हैं कि पूर्वी टीला अलग रक्षा प्राचीर से है और पश्चिमी टीला अलग है, यानी कि दोनों को अलग अलग रखा गया है, जबकि दो स्थल अपवाद के रूप में है जहां पे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली न होने के कारण, कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। किसके बारे में कह रहा है, तो कालीबंगा के बारे में। यानी कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल है जहां पे नालियों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, वो कालीबंगा है। नोट कर लेंगे कि कालीबंगा में नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। कुछ एक विद्वान और नवीन शोधों ने यहां तक उसे बताया कि वहां पर लकड़ी की बनी हुई नालियां थी जो समयानुसार सड़ गई। हालांकि इतने जो व्यवस्था, मतलब इस तरीके की सभ्यता जहां पर आधुनिक व्यवस्थाएं संलिप्त हैं, वहां के एक पूरा स्थल कैसे नालियों से वंचित रह सकता है, उनका भी अपना देने का या उस लकड़ी के नाली कहने का जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, जो उसके पीछे तर्क है, उसका जो आधार है वो अलग तरीके का है। तो वहां भी हम समझेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लकड़ी की बनी हुई नाली का साक्ष्य या नालियों के साक्ष्य का अभाव अगर कहीं दिखाई देता है तो कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कालीबंगा राजस्थान, गंगानगर जिला। आरएस वाले खासकर ध्यान देंगे। आगे हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक, किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं है। जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछता था मेंस में कि वर्तमान सभ्यता को सिंधु सभ्यता की देन या सिंधु सभ्यता की निरंतरता पे प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वहां पे जो धार्मिक जनजीवन हम पढ़ते हैं तो हम समझेंगे कि धार्मिक जनजीवन में मातृ सत्तात्मक सत्ता है, मातृ देवी की पूजा है, प्रोटो शिवा यानी कि आद्य शिवा की बात की गई है, वृक्ष पूजा है, स्वास्तिक यानी कि सूर्य पूजा है, जल पूजा है, सामूहिक स्नान करने की प्रवृत्ति है, लेकिन कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं है। किसी देवता को बैठाकर उसका आवासीय क्षेत्र जो मंदिर होता है उसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी पुरा स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से स्तूप के अवशेष मिलने हैं। यद्यपि इसे या इस स्तूप को
कुषाण कालीन माना गया है। चूंकि भारत में स्तूपों की शुरुआत हम बातें हैं कि बुद्ध के बाद हुई, और सिंधु घाटी सभ्यता में जब बुद्ध थे ही नहीं, पहले सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम में हम चलें तो हम देखते हैं कि 2350 1750 ईस्वी पूर्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। और कहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन होता है, उसके बाद बुद्ध का उत्थान होता है। बुद्ध के उत्थान के बाद उनकी मृत्यु अवसान स्थिति जब प्राप्त होती है, तब भारत स्तूपों से परिचित होता है। तो स्तूप जैसी आकृति सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे हो सकती है? तो ये स्तूप कुषाण कालीन माना गया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो इनके नगर नियोजन है उनकी अपनी कुछ एक विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के कारण ही इस नगर नियोजन को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया या आधुनिक व्यवस्था के समतुल्य बना दिया गया। ठीक है, उन विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है, वहां पे आधुनिक सड़कें, जो वर्तमान हम सड़कें देखते हैं उसी तरीके की सड़कों का निर्माण, यानी कि सड़कों की का पाया जाना या सड़कों की उपस्थिति। देखिए यहाँ पे जरा हम ध्यान देते हैं तो हमने पहला पॉइंट ही दिया है सड़कें। सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार क्या की गई थी? निर्मित की गई थी। ऐसा नहीं कि मैं इधर से निकाल रहा हूं गली, तुम उधर से निकाल लो, मैं आगे से निकाल रहा हूं तुम पीछे से निकाल लो, नहीं। एक समकोण पे कटी हुई, बिल्कुल ग्रिड आकार या जाल पद्धति का अनुसरण करते हुए सड़कें दिखाई देती हैं। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पे काटते हुए दिखाई देती हैं, और व्यवस्थित क्रम है उनका। चौराहों का निर्माण किया गया है, यानी कि मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जाल सी प्रतीत होती हैं। कैसी? जालनुमा। उस वहीं एक अपवाद भी यहाँ पे है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो हर एक चीज के साथ एक अपवाद भी जुड़ेगा। तो अपवाद में क्या देखते हैं कि कालीबंगा में जो निर्मित सड़कों एवं गलियों का जो एक समानुपातिक ढंग में बनाया गया है, बाकी जगहों पर सड़कों को रखा गया है, जबकि कालीबंगा में सड़कों के साथ साथ गलियों का भी अनुपात उसी तरीके का रखा गया है। ठीक है, और यहां पर जब नगर नियोजन में हम सड़कों की पहली विशेषता समझे थे, अब उसके बाद हम समझेंगे कि नालियां और ईंटों की क्या प्रकृति है। ठीक है, नगरों में या जो प्रमुख नगर में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवेश जो सड़कें कर रही हैं उसका ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं उन्हें प्रथम सड़क, मुख्य सड़क, चौराहों को ऑक्सफोर्ड सर्कस, ये तमाम तरीके के नाम दिए जाएंगे। जैसे चौराहों को कुछ विद्वान कहेंगे कि ये ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरह दिखाई देता है, या ऑक्सफोर्ड सर्कस चौराहा की तरह दिखाई देता है। दूसरा चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि नगर की प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहा गया है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, और जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है, और सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, यानी कि सड़कों को बनाने के लिए कोई पक्का साधन नहीं था। अब आगे समझेंगे कि आखिर ईंट थी तो ईंटों की चिनाई कैसे होती थी, उनको जोड़ने के लिए कैसे वो जिप्सम और चूने का प्रयोग करते थे, एल आकार की ईंटों के क्या मायने थे। अब हम इस आगे के यानी नालियां और ईंटों का जब निर्माण पढ़ेंगे, उन विशेषताओं में हम समझेंगे कि आखिर उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आया होगा हमारे संस्थान से आप कंसल्ट करिए, आइए हमारे संस्थान में हमसे मिलिए। जो भी आपके इसके अलावा जो दुख रह जाता है एग्जाम से रिलेटेड, उस दुख को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।